Forces and special forces में क्या डिफरेंस है? One is a boxer and the other is a professional boxer. Boxer is physically fit guy. बॉक्सिंग के बेसिक रूल्स आते हैं, उसको काम चलाने के लिए सेल्फ डिफेंस कर सकता है और हथियार चला सकता है। प्रोफेशनल बॉक्सर जो है वो स्पेशल फोर्सेज में, स्पेशल फोर्सेज आर स्पेशली ट्रेन्ड फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशंस, क्योंकि फौज ने सारा काम खुद ही करा। 12-13 साल जो है वो JNK में काटी, जहाँ पे रोज कोई ना कोई एक्शन रहता था, एक्टिविटी रहती थी। उस टाइम पे जो इंसर्जेंसी अपने पीक पे थी, अगर अच्छी क्वालिटी भी आती है तो भी रिजेक्शन ऐसे? हाँ, बिकॉज एक हमारे यहाँ कहावत है, सही टूल का सही इस्तेमाल। तो अगर आपको दौड़े की ज़रूरत है तो वहाँ स्लेज हैमर नहीं इस्तेमाल कर सकते। 10-12 years where you are the best because you are competing against the hardcore criminals, hardcore terrorists, insurgents। हमारे टाइम पे तो होता था कि आपको OLP वाले जो बंदे मिलते ही नहीं थे, वैकेंसीज रखी रह जाती थी, मेरिट जो है वो बनती ही नहीं थी। जो रिकमेंड हो के आ गया वो फौज में बॉक्सर बन ही जाएगा। आई वॉज गोइंग ऑन अ मिशन। गाँव के बाहर एक घर है जिसमें टेररिस्ट छुपे हुए हैं, डर भी लग रहा था। मेड जो होती है, टोला बोलते हैं इसको, उसके ऊपर से चल के वहाँ तक गए और ऐसा लगा था कि आज मैं जाऊँगा, दरवाज़ा खोलूँगा, आगे आपको क्या मिलेगा, मौत मिलेगी या ज़िंदगी मिलेगी। वो सबसे लंबा रास्ता था, वो अभी भी जो है रात को कई बार याद आ जाता है। लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसी कोट के साथ मैं सैम आप सभी का स्वागत करता हूं सपनों की उड़ान के सेकंड एपिसोड पे। और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने भारतीय सेना का हिस्सा बनकर हमारे देश की रक्षा की, साथ ही में बच्चे वो लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनी। तो ही इज नन अदर देन कर्नल शक्ति राणा। तो स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट के अंदर, आप आए यहाँ पर। तो सबसे पहले सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ये कॉमन सवाल रहता है, सबसे पहले हम जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनसे हम पूछते हैं, सर आपका जो एक्सपीरियंस रहा डिफेंस फोर्सेज के अंदर, वो थोड़ा सा हम जर्नी आपकी जानना चाहेंगे। क्या जर्नी रही, किस तरीके से आपने जो सर्व किया, वो थोड़ा सा प्लीज आप एक बार बताएं। मैं बड़े रस्टिक बैकग्राउंड से आता हूँ, गाँव बेसिकली, और वैसे तीसरी जनरेशन फ़ौज में गए हैं। मेरे फादर भी फ़ौज में थे, मेरे ग्रैंडफादर भी फ़ौज में थे। तो जो एक नेचुरल वो था कि फ़ौज की तरफ रुझान शुरू से ही था। जहाँ तक है कि फ़ौज में कैसे आया और फिर कहाँ क्या क्या एक्सपीरियंसेस करे, तो मोटे तौर पर बहुत ही हैपनिंग ज़िंदगी रही। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ज़िंदगी को आप दोबारा जीना चाहेंगे, तो मैं इसी ज़िंदगी को हर बार बार जीता रहूँगा, क्योंकि जो फ़ौज आपको ज़िंदगी देती है वो और कोई भी प्रोफेशन ऐसी ज़िंदगी आपको नहीं दे सकती। एक नॉर्मल लड़का था, ग्रेजुएशन करी थी, नंबर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं आते थे। उड़ान बड़ी हाई रहती थी कि पता नहीं क्या करना है। जैसे सोचा था कि IAS ऑफिसर बनूंगा, लेकिन किस्मत जो है वो फ़ौज की तरफ ले गई। 21 साल की आयु में पहली बार जो एग्ज़ाम दिया, रिटन एग्ज़ाम दिया, तो क्योंकि फ़ौज के सिस्टम्स इतने बढ़िया हैं कि आपको कोई ज़्यादा स्पेशल एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप नेचुरल सेल्फ रहते हैं तो आम तौर पे एक नॉर्मल आदमी फ़ौज के लिए फ़िट होता है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। तो जब 21 साल की आयु में पहली बार जब फ़ौज का एग्ज़ाम दिया तो उसमें पास हो गए। फिर एक दोस्त के साथ जो है वो SSB के लिए चले गए, वो पास हुआ तो हम भी जो है उसकी होड़ में हम भी चले गए। फिर मौका मिला कि अभी फ़ौज में आप भर्ती हो जाओ, तो OTA पहुंच गए। एक बार OTA तक का जो सफ़र था वो थोड़ा सा वो था, कन्फ्यूजन थी, लेकिन जब एक बार OTA में पहुंच गए और जाके बाल बूल कटा के और जब बक्सा लेके खड़े हो गए, तो ज़िंदगी फिर ऑटो मोड में आ गई। फिर उसके बाद तो मतलब पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि फ़ौज ने सारा काम खुद ही करा दिया। ट्रेनिंग में ठीक ठाक किया तो फिज़िकली ठीक थे, क्योंकि जब उस टाइम पे, हमारे टाइम पे ये वीडियो गेम्स और टीवी पे कम ही रहता था, तो हम लोग आउटडोर गेम्स ही ज़्यादा खेलते थे। मेरठ कॉलेज से हूँ, काफ़ी फेमस जो है वो बाकी गलत चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस था, पर मैं बॉक्सर था अपने टाइम पे, और पोल वॉल्ट करता था, हाई जंप करता था, तो इसका बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर ट्रेनिंग के दौरान बड़ा फ़ायदा। आप पहले से ही एक्टिव थे?
ट्रेनिंग के दौरान बहुत फ़ायदा हुआ, ट्रेनिंग में बहुत फ़ायदा हुआ, मेरिट में बहुत ऊपर आ गए। मेरिट में ऊपर आए तो आर्मर्ड कोर मिल गई। आर्मर्ड कोर काफ़ी कम लोगों को मिलती है। आर्मर्ड कोर बेसिकली टैंक वाला जो टैंक वाली कोर होती है, तो आर्मर्ड कोर मिल गई। रेजिमेंट भी बढ़िया मिली, 13वां रिसाला 13 आर्मर्ड रेजिमेंट मिली। जब शुरू में पहले साल में ही मुझे मौका मिला रिपब्लिक डे परेड पे हिस्सा लेने का, तो जब विजय पथ पे जब टैंक के ऊपर खड़े होकर जो है राष्ट्रपति को सल्यूट किया। Okay, you were there इन 87 in 87. 1987। तो वहाँ से तो फिर अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। फिर वहाँ से ज़िंदगी ने जो है पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कभी। उसके बाद हमेशा एक्टिव सर्विस में ही रहे। मेरी 21 साल की जो नौकरी थी फ़ौज की, उसमें तकरीबन 12-13 साल जो है वो JNK में काटी, इन द थिक ऑफ इंसर्जेंसी, जहाँ पे रोज़ कोई ना कोई एक्शन रहता था, एक्टिविटी रहती थी। हालांकि आर्मर्ड कोर को बड़ा पीसफुल माना जाता है, लेकिन उस टाइम पे जो इंसर्जेंसी अपने पीक पे थी, तो जो आर्मर्ड कोर वाले लोग थे उनको भी जो है वो इन्फेंट्री ड्यूटीज़ में लगाया गया था। तो प्रोग्रेशन होती गई, लेफ्टिनेंट बने, फिर कैप्टन बने, फिर मेजर बने, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बने, फिर कर्नल के तौर पे जब 21 साल हो गए और लगा कि अब कुछ और किया जाए, तो 21 साल की नौकरी काफ़ी होती है, तो 21 साल में मैंने डिसाइड किया कि अभी छोड़ के और कुछ और देखा जाए। MDI गुड़गांव से MBA करी HR में, और फिर पहले DLF में उनके सिक्योरिटी हेड के तौर पे काम किया, और फिर तकरीबन 15 साल नोकिया का क्राइसिस मैनेजमेंट का फंक्शन देखा, और अभी जो है वो रिटायर होके और आराम की ज़िंदगी काट। अच्छा सर, मैंने सुना है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी रहे हैं, आप SSB पैनल का हिस्सा भी हैं। वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, मतलब कहाँ पे आपने जो है तो मेरे जो बॉसेस थे, जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने शायद सोचा कि मेरे को सिलेक्शन प्रोसेस में डालना ठीक रहेगा, ऑफिसर्स की सिलेक्शन प्रोसेस में। तो मेरे को भेजा गया DIPR में, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च में, दिल्ली में, TO कोर्स के लिए, टेक्निकल ऑफिसर कोर्स, जिसको हम आम भाषा में साइकोलॉजिस्ट कोर्स कहते हैं। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट कोर्स करने के बाद फिर मुझे डेपुटेशन पे SSB इलाहाबाद में भेजा गया। तो मैं SSB में तकरीबन 300 ऑफिसर्स की सिलेक्शन में इन्वॉल्व था। एक और सवाल मेरा रहता है कि सर SSB इंटरव्यू के अंदर एक साइकोलॉजी से कैंडिडेट के अंदर क्या मिलता है? आई वुड से 80% लोग जो हैं वो फ़ौज के लिए फ़िट होते हैं, लेकिन जो इनहेरेंट जो क्वालिटीज़ जो चाहिए होती हैं फ़ौज में, स्पेशली ऑफिसर क्लास के लिए, उसकी कुछ स्पेसिफिक हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसको हम OLQ बोलते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बोलते हैं। वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ किसी में कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं, किसी में कोई किंक भी हो जाता है, बीच बीच में कुछ एबरेशन आ जाती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा या समथिंग विच हैपन्स, बिकॉज इन एनी अदर प्रोफेशन आप जाते हो तो आपकी गलत डिसीजन जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस लाती है, लेकिन अगर ऑफिसर, इंडियन आर्मी का ऑफिसर या किसी भी आर्मी का ऑफिसर अगर गलत डिसीजन लेता है तो अपने खुद के जवानों की जान भी खतरे में पड़ सकती है और सिविलियंस की भी पड़ सकती है, या दूसरे कोलैटरल डैमेज में भी। तो वो चीज़ें देखी जाती हैं कि बंदे की जो नॉर्मल लॉजिकल है, रैशनल थिंकिंग है, सोशल अडेप्टेबिलिटी है, कोई एब्रेशन नहीं है, कोई किंक नहीं है, पर्सनालिटी में कोई किंक नहीं है, कोई इनहेरेंट जो है वो पीछे बैकग्राउंड में कुछ किसी चीज़ से खास नफ़रत नहीं है या किसी चीज़ से खास लगाव नहीं है, एक एवरेज नॉर्मल आदमी है। और फिर उसकी ट्रेनेबिलिटी देखी जाती है कि वो ट्रेन होके और अच्छा अफसर बन सकता है या नहीं बन सकता। तो ये तकरीबन 12 या 13 क्वालिटीज़ होती हैं जो चेक करी जाती हैं उसमें। जो आम आदमी सोचता है कि आपको फिज़िकली बहुत टफ होना पड़ता है और बहुत कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होती हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। आप अगर नॉर्मल एक एबल बॉडीड और सही सोच वाले अगर आप यूथ हैं तो आप फौज के लिए फिट हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब वो कैंडिडेट के अंदर किस तरीके से मार्क करते हैं, या SSB के अंदर साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, मतलब उसके सिलेक्शन प्रोसेस में, ये थोड़ा सा हम बताइए। मोटे तौर पे बताता हूँ। मोटे तौर पे
3 लोग हैं जो सिलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। पहला है आपका आईओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, दूसरा जीटीओ, ग्रुप टास्क ऑफिसर, और तीसरा टेक्निकल ऑफिसर या साइकोलॉजिस्ट। ये तीनों ही उन्हीं क्वालिटीज़ पे जो OLQ को ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर आपकी असेसमेंट करते हैं इंडिपेंडेंटली। और जो साइकोलॉजिस्ट का बेसिक रोल है कि साइकोलॉजिस्ट आपकी एक हमारी सेट टेक्निक्स हैं, उस टेक्निक्स पे आपको जो है वो आप उन टेक्निक्स को फॉलो करके और आपकी असेसमेंट करी जाती है। पहले आपका PIQ भरा जाता है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर होता है, वो पूरा भरा जाता है। उसके बाद फिर एक स्टोरी राइटिंग होती है जिसमें आपको पिक्चर दिखाई जाती है और उस पर आपको स्टोरीज लिखनी होती हैं। फिर उसके बाद वैट होता है, वर्ड अपरसेप्शन टेस्ट, लोग वर्ड एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, वर्ड अपरसेप्शन टेस्ट होता है वो। फिर SRT होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। तो इनमें जो है वो आम आदमी की क्या रिएक्शंस होती है उसकी सोच को दर्शाते हैं उसमें कि इन कंडीशंस में उसकी सोच कैसी रहेगी। और जब एक्चुअली में जब व्हेन यू गेट सेलेक्टेड एंड यू आर असाइंड अ टास्क, देन दीज क्वालिटीज़ जो उस टाइम पे आप असेस करी हैं, उस टाइम पे वो क्वालिटीज़ अपने आप उभर के आती हैं, नेचुरली आती हैं वो। तो वो क्वालिटीज़ आपकी असेसमेंट में वो उन पे आपको नंबर देता है 1 से लेकर 9 तक। 1 जो है मतलब आप बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, बहुत जीनियस हैं। 9 मतलब आप बिल्कुल वेजिटेबल हैं। तो जनरली जो फ़ौज में आप अगर 3 और 4 के बीच में आपकी असेसमेंट आ जाती है, 3-4 में, हर क्वालिटी में 3-4, एक आध क्वालिटी में 5-6 पे आ जाते हो तो आप सिलेक्ट हो जाते हो। लेकिन अगर आप 1-2 में आ जाते हैं या 8-9 पे चले जाते हैं किसी 2 क्वालिटी में, 3 क्वालिटी में, तो फिर वो आप और किसी अच्छी नौकरी के लिए आप ज़्यादा लायक हैं। फ़ौज में आप अपने आप को आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप अचीव नहीं कर पाएंगे जिस मकसद से आप फ़ौज में जा रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसका मतलब अगर अच्छी क्वालिटी भी आती है तो भी रिजेक्शन कर देते हैं ऐसे? हाँ, बिकॉज एक हमारे यहाँ कहावत है, सही टूल का सही इस्तेमाल, सही हथियार का सही इस्तेमाल। एग्जैक्टली। तो अगर आप को हथौड़े की ज़रूरत है तो आप स्लेज हैमर नहीं इस्तेमाल कर सकते आप। तो इसी तरह से अगर कोई जीनियस आता है आपके पास तो जीनियस की ज़रूरत नहीं है फ़ौज में। कुछ एक जीनियस चल जाते हैं, बट अगर हर एक जीनियस वहाँ फ़ौज में जाना शुरू कर देगा तो फ़ौज लड़ नहीं पाएगी। या सो व्हाट यू कैन रिपीट द क्वेश्चन अगेन, आई थिंक आई लॉस्ट इट। साइकोलॉजिस्ट का क्या मतलब रोल होता है, Okay. किस तरीके से? तो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली असेसेस योर साइकोलॉजी। दैट इज़ द आई वुड से द क्रक्स ऑफ द एंटायर थिंग। वो सबसे जो मेन मुद्दा है कि आप साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हो। बाकी जो है सपोर्ट के लिए, जो इसकी फाइंडिंग्स है उसको सपोर्ट करने के लिए GTO जो है वो आपको आपकी रीजनिंग देखता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ देखता है, टीम लीडिंग क्वालिटीज़ देखता है, टीम में आप कैसे परफॉर्म करते हो वो देखता है। और जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आपके सामने आमने सामने बैठ के बात नहीं करता। साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ आपका जो कागज़ पे आपने लिखा वो पढ़ता है सिर्फ। IO देखता है कि इसकी पर्सनैलिटी जो है वो लीडरशिप टाइप क्वालिटीज़ वाली है या नहीं है। सो तीनों में से कम एक साइकोलॉजिस्ट और GTO या IO अगर आपको रिकमेंड कर देता है तो आप आप रिकमेंड हो जाते हो। अगर 3 में से 2 लोग ना कर देते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाते हो। अगर साइकोलॉजिस्ट अकेला भी अगर मना कर देता है तो बाकी दोनों की जो है वो जो असेसमेंट है वो नल एंड वॉइड हो जाती है। तो साइकोलॉजिस्ट का इतना रोल है कितना? साइकोलॉजिस्ट का नहीं है, साइकोलॉजी का है। अगर आप फौज के लिए ठीक हैं तो साइकोलॉजिस्ट आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ओके। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपने अपनी साइकोलॉजी प्रोजेक्ट ही नहीं करी, आप उसको अपना जो असलियत दिखाई नहीं पाए, आपने कुछ छुपा के रखा या उसको कोई शक हुआ कि आप खुल के नहीं बता पा रहे हो उसको, अपनी जो पर्सनालिटी वो डिपिक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो आपको बॉर्डर लाइन पे लाके छोड़ देता है। फिर बाकी 2 डिसाइड करते हैं कि ये ऑफिसर बनने लायक है या नहीं है। साइकोलॉजिस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन assessor amongst the other two. एक और मेरा सवाल है, जैसे कि अभी आपने बोला कि 15 ऑल क्यूज, 15 ऑल क्यूज पे कहीं ना कहीं तो भी जज किया जाता है। It is 14 to be precise, not 15. 14।
सो इन 14-15 OIQ को कैसे बिल्ड किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या इनको पढ़ा जा सकता है, क्या इनको ट्रेनेबल क्वालिटी हैं या फिर और चीज़ें हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछा है आपने। एंड 14 आपने बोला, इस पे भी थोड़ा बताइएगा कि मैक्सिमम जितना भी सुना जाता है वो 15 OIQs पे बात करते हैं। नहीं, द थिंग इज दैट जो वहाँ पे जो क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, these are very confidential qualities, because when you go for the SSB assignment and all, you give undertaking that whatever you're learning here will not be used to exploit the system of selection of the army. So nobody's going to tell you exactly what is the thing which they are looking at. The second part of your question is कि क्या ये इनको ट्रेन किया जा सकता है? आप उसमें एक क्वालिटी वो भी देखते हैं, ट्रेनेबिलिटी भी देखते हैं, उसमें एक क्वालिटी ये भी होती है। तो जो ये क्वालिटीज़ हैं, ये आपकी इनहेरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। आपको सिर्फ जो ट्रेनिंग के दौरान आपको मदद की जा सकती है कि आप अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उसको प्रोजेक्ट कर सको। जब आपका टेस्टिंग हो रही है, जब आप SSB के लिए जा रहे हो, तो जो आपकी इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं जो आप में हैं, जो कि मैंने बोला कि एक आम यूथ में होती हैं सारी क्वालिटीज़, अगर वो नॉर्मल चाइल्डहुड निकली है, उसका बैकग्राउंड ठीक था, पेरेंट्स ठीक थे, टीचर्स बढ़िया थे, कोई क्रिमिनल वो नहीं है, तो हर एक में तकरीबन होती हैं कि वो क्वालिटीज़ आपको दिखानी पड़ेंगी, तभी वो जो TO या GTO या IO जो है, वो भगवान तो है नहीं कि जो आपको देखेंगे और आप बताएंगे हाँ इनमें क्वालिटीज़ हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप दिखाएंगे नहीं, तो आपकी क्वालिटीज़ सामने नहीं आएंगी। तो जो आपकी जो कोचिंग होती है, वो बेसिकली आपकी जो असलियत है वो कैसे प्रोजेक्ट करोगे उसमें आपको मदद करते हैं। तो इसीलिए जो सिलेक्शन रेट जो है वो अच्छा हो जाता है और सबको बराबरी का मौका भी मिल जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ लड़का या इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का और एक गांव से पढ़ा हुआ लड़का जो है वो इसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, फिर भी जो है शहर वाले को लिया जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखोगे कि आप अगर जनरली आप ऑफिसर क्लास को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि तकरीबन सब एक ही पर्सनैलिटी वाले बंदे आपको मिलेंगे, उसी पर्सनैलिटी के 19-20 होता है। एवरेशंस हर जगह होती हैं, एवरेशंस हर जगह होती हैं। जैसे मैंने कहा कि IO TO और GTO जो है भगवान नहीं है, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो जो आम जो इंसान है उसमें इनहेरेंट क्वालिटीज़ को सिर्फ उसने दिखाना है सिलेक्ट होने के लिए, और जो ट्रेनेबिलिटी वाला फैक्टर है उसमें आपको मैंने जैसे बताया अभी, एक शहर का लड़का है, उसकी क्वालिटीज़ आपकी आ रही हैं 3-4, और एक गांव का लड़का है, उसकी 5-6 या 4-5 नंबर आ रहे हैं, तो गांव वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि इसमें उसको वो चीज़ें नहीं मिली, जो रिसोर्सेज उसके पास कम थे, उसके बाद वो 5 और 4 या 5 पे पहुंचा है, या 5 और 6 की मापदंड पे पहुंचा है। जबकि शहर वाले को पूरी ट्रेनिंग के बाद भी, सब कुछ मिलने के बाद भी, वो मुश्किल से 4-5 पे पहुंचा है, तो इसको प्रायोरिटी दी जाती है। जनरली क्या होता है कि पहली बार जो है वो सिलेक्शन जो रेट है वो तकरीबन 20-22% होता है। सेकेंड टाइम जब आप SSB के लिए जाते हो तो सिलेक्शन रेट जो है, सिलेक्शन चांसेस आपके 80% हो जाते हैं। रिपीटर जो है सेकेंड टाइम में, थर्ड और फोर्थ टाइम में फिर से 20% पे गिर जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको पता नहीं होता बच्चे को कि वहाँ जाके क्या होने वाला है मेरे साथ। तो वो वहाँ जाके ही गेट्स ऑड कि क्या हो रहा है ये, एंड ही इज़ नॉट एबल टू प्रोजेक्ट व्हाट ही इज़। बट वो जब वापस आके घर आके वापस सोचता है और वो देखता है, तो अगली बार जब जाता है तो उसको मालूम होता है कि उससे क्या पूछा जाएगा और उसने क्या दिखाना है अपना, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो सेकेंड टाइम में भी रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब उसमें क्वालिटी थी ही नहीं। फिर थर्ड टाइम में एबरेशंस होती हैं कि थर्ड टाइम, ऐसे भी केसेस हैं जो छठी बार में जाके सिलेक्ट हुए, ऐसे भी केसेस हैं, वो एक्सेप्शंस हैं। बट जो जनरल ट्रेंड है, वो जो बेल कर्व है, वो ऐसे ही होता है कि फर्स्ट में थोड़ा सा रिजेक्शन रेट इज़ हाई, सिलेक्शन रेट इज़ वेरी लो, देन द सिलेक्शन रेट गोज अप एंड देन इट अगेन कम्स डाउन। सो रिपीटर हैज़ गॉट एडवांटेज एंड अ पर्सन हु इज टेकन अ कोचिंग, जो कोचिंग लेके जाता है उसको भी एडवांटेज यही है
कि वो अपनी जो असलियत है वो प्रोजेक्ट कर पाता है। कोचिंग एसएसबी के लिए जरूरी है या अभी जो सिलेक्शन सिस्टम जो ऐसा हुआ है कि आप पहले स्टेजेस, एक स्टेज होती थी, आपको 4 दिन का मौका मिलता था, 5 दिन का मौका मिलता था अपनी हुनर दिखाने का, अपनी पर्सनालिटी जाहिर करने का, अपनी क्वालिटीज़ दिखाने का। अभी क्योंकि वैकेंसीज़ कम हो गई हैं और एस्पिरेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, तो उन्होंने स्टेजेस कर दिए हैं। फर्स्ट स्टेज में जो उसकी स्क्रीनिंग आउट होती है, स्क्रीनिंग आउट में वो बच्चे जो कोचिंग करके जाते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं स्क्रीन इन होने के, क्योंकि वो जो लिमिटेड पीरियड होता है आधा घंटा 20 मिनट में, वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाते हैं कि मेरे में वो चीज़ें हैं जो आप ढूंढ रहे हो, जो असेसर बैठ के बाहर है। अगर वो आपने मिस कर दिया कि पास सारी क्वालिटीज़ थी लेकिन आप नहीं प्रोजेक्ट कर पाए उस 20 मिनट में, आप नहीं बोल पाए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, यहाँ पे कोचिंग आपको हेल्प करती है स्क्रीनिंग इन में। स्क्रीनिंग इन के बाद आपकी असलियत तो वो तीनों लोग निकाल ही लेंगे। अगर आप डिज़र्व करते हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं डिज़र्व करते उसके बाद कोचिंग का सिर्फ इतना फ़ायदा रहता है कि आपको मालूम होता है कि आपने क्या करना है, आप सरप्राइज नहीं वो होते, डाउनलोडेड मिल जाता है। आप शॉक नहीं होते, बट आप बाईपास भी नहीं कर सकते सिलेक्शन प्रोसेस को। वो सिलेक्शन प्रोसेस बड़ी रोबस्ट है। एक सवाल स्टूडेंट्स का रहता है कि एसएसबी में जो मार्किंग होती है कितने मार्क्स जाते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स क्या होते हैं और किस तरीके से मार्किंग किया जाता है, वो थोड़ा सा। तो तीनों लोगों के पास, आईओ के पास 200 नंबर होते हैं, जीटीयू के पास 200 होते हैं और टीओ के पास 200 होते हैं। आपको तीनों से 90-90 नंबर लेने होते हैं। टोटल आपका 270 से ऊपर होना ज़रूरी है, 270 से ऊपर होना ज़रूरी है 600 में से। आप मान लो 40% के करीब, विच इज़ नॉर्मल बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एवरेज पीपल, वी आर नॉट लुकिंग फॉर फन्ने खास। तो ये दूसरा जो है, इसमें से जो टेक्निकल ऑफिसर है, साइकोलॉजिस्ट है, उसके 90% नंबर होने ज़रूरी हैं। आईओ के 80 हैं और दूसरे के 100 हैं तो आप फिर भी पास हो जाओगे, लेकिन 90 नंबर जो है वो टीओ ने देना ज़रूरी है, बिकॉज सब कुछ साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। बाकी तो जो है एक बार आप अकेडमी पहुंच जाओगे, हम अफसर बना ही देंगे फिर आप। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट OLQs क्या होता है पूरे अगर एसएसबी प्रोसेस को हम देखा जाए तो ये क्वालिटी तो रिक्वायर्ड होती है? ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ ऑल ऑफ देम। ओके। यू हैव टू बी ओवरऑल लीडर, यू कांट हैव सोशल अडेप्टेबिलिटी नहीं है, बट लीडरशिप क्वालिटीज बहुत बढ़िया है। टीम लीडर बहुत बढ़िया हो बट टीम फॉलोअर नहीं हो, आपकी रीजनिंग एबिलिटी गड़बड़ है, सोशल अडेप्टेबिलिटी गड़बड़ है, तो नहीं आता है। एक चीज़ मैंने सुनी थी, मतलब आप पूछना चाहूँगा कि कहते हैं कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होते हैं, वो आप पूरे एसएसबी प्रोसेस के अंदर देखे जाते हैं, डे फर्स्ट से लेके डे लास्ट तक देखते हैं, चाहे वो लेक्चरेट की बात करें, ग्रुप डिस्कशन की बात करें या फिर पर्सनल इंटरव्यू की बात करें। So for communication it is required. You should be able to give your ideas clearly and concisely, because जो टाइम भी लिमिट है आपके पास जब आप एसएसबी के लिए जाते हो, जो आपके असेसर्स हैं उनके पास भी टाइम की कमी है और आपके पास भी 4 ही दिन में जो आपने दिखाना है, तो आप अगर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे आप हो कौन, तो असेस कैसे करेंगे? सो इट इज बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज शुड बी न्यूट्रल, should be neutral. You can't be overboard to be showing anything. It's a normal this thing, as long as you're normal. And seriously, body language, unless you are doing something very very irritating, it is all tolerable. एक और सर मेरा सवाल आपसे है कि आपकी सबसे फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पर रही? क्या आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए जहाँ पर आपको मतलब लगा कि ये बहुत ज़बरदस्त जो है कुछ रहा है? टफ पार्ट जो था वो था काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में। आई वॉज गोइंग ऑन अ मिशन। हमारे को बताया गया था कि एक एरिया है उसमें आउट हाउस है, एक गांव के बाहर एक वो घर है जिसमें टेररिस्ट छुपे हुए हैं। चारों तरफ उसके जो है वो पैडी फील्ड्स थे, चावल के खेत थे। तो वहाँ से उस अकेली हट थी, हम पहुँच गए, दिखाई दी, लेकिन 500 मीटर 600 मीटर के ऊपर वो सामने दिखाई दी। मेड़ के ऊपर से चल के आपने जाना था। तो ये था कि टेररिस्ट हो सकते हैं इसमें। तो
दिमाग में आया कि पहले जेसीओ को, जूनियर कमीशन ऑफिसर है, कि इसको भेज देता हूँ आगे देखने के लिए। फिर जो है वो लगा कि नहीं, इसको नहीं भेजूंगा, मैं ही जाता हूँ। मल्टीपल ख्याल आए कि वो करेज वरेज वाला सारा जो सीन था सामने आया, डर भी लग रहा था। मेड के ऊपर से उनको बोला कि आप यहाँ से मेरे को फायर सपोर्ट दोगे, तो लगाया फायर सपोर्ट में, ब्रीफिंग करी। फिर वो 500 मीटर जो है वो उसके ऊपर से, मेड जो होती है डोला बोलते हैं इसको, उसके ऊपर से चल के वहाँ तक गए। उसकी, क्योंकि पैडी फील्ड में था तो उसकी 4-5 सीढ़ियाँ थी, वो सीढ़ियाँ चढ़ के, और जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मुझे जो है अपनी सारी अच्छी बुरी यादें थी बचपन से लेके और उस दिन तक की, सब मेरे सामने रील घूम गई थी। और ऐसा लगा था कि आज मैं जाऊंगा, दरवाज़ा खोलूंगा, अंदर क्या मिलेगा पता नहीं। तो वो जो है सीन अभी भी याद आता है। गया, दरवाजे को लात मारी, दरवाज़ा खुल गया, अंदर जो है वो एक फैमिली जो है अपना खाना बना रही थी। तो मैं वहीं का वहीं बैठ गया ज़मीन पे। हालत ऐसी हो गई थी कि वो दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर से फायरिंग भी शुरू हो सकती थी। एग्जैक्टली। तो ये एक चीज़ याद आती है कि जहाँ पे आपको ये नहीं पता था कि आगे आपको क्या मिलेगा, मौत मिलेगी या ज़िंदगी मिलेगी। वो सबसे लंबा रास्ता था, वो अभी भी जो है रात को कई बार याद आ जाता है। ओके, तो बाकी और बहुत सारी वो हैं जो जिसमें एक्चुअल एक्शन भी हुआ, एक्चुअल गोलियां भी चली, लेकिन वो मतलब कैमरे पे बताना ठीक नहीं है। अभी आप एक मुझे बात बता रहे थे कि जहाँ से आपने एसएसबी किया वहाँ पर आपने जो है एसएसबी पहनने का हिस्सा भी आप रहे। हाँ, तो मेरी सिलेक्शन जो हुई थी वो 18 एसएसबी में ही हुई थी। और जब टीओ कोर्स करने के बाद मेरे को 18 एसएसबी ही दोबारा मिली। और मैंने अपनी डोजियर खोल के देखी डीआईपीआर में, जो मैं जब यंगस्टर था, जब 21 साल का, जब जो मैंने स्टोरीज लिखी थी, मैंने अपनी स्टोरीज खुद पढ़ी जाके, और उन स्टोरीज को पढ़ के मैं हंसने लगा। जो आपका सवाल था कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, उसमें इतनी बढ़िया इंग्लिश लिखी हुई थी कि मुझे खुद हंसी आनी शुरू हो गई। तो इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जब ये किया था, मैंने कोर्स किया था उस टाइम पे, अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो मैं उस स्टोरीज़ जो है वो फ़ोटो लेके कॉपी करके लाता और मैं बच्चों को दिखाता कि ऐसी स्टोरी लिखने के बाद भी आदमी की जो है वो सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि स्टोरी की लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, आपने स्टोरी लिखी क्या है वो आपकी पर्सनालिटी ज़ाहिर करती है। तो लैंग्वेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द जिस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हमारे पास सर ऐसे बच्चे हैं जो मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश अच्छा नहीं, लिख भी नहीं पाते अच्छे, बोलने की तो बात दूर होगा। उनके लिए मेरा सवाल था कि वो कैसे, किस चीज़ पे उनको काम करने की ज़रूरत है, कहाँ से वो शुरू करें ताकि वो डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बन सकें। जब वो स्टेज पे पहुंच जाते हो, जो आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या 12वीं कर चुके हो, और जब आप इस लिमिटेशन से वहाँ तक पहुंच चुके हो, तो आपके पास इतना टाइम बचेगा नहीं कि आप सडनली ट्रांसफॉर्म हो के और इंग्लिश मीडियम में और रिटन को क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसका जवाब मेरे पास है नहीं कि आप रिटन को हिंदी में कैसे करोगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ लेते हो तो बेसिकली वो तो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ लिया, आपने समझ लिया है, तो उसके बाद तो इंग्लिश का ज़्यादा रोल बचता नहीं है। लेकिन आप इंग्लिश पढ़ के और उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर देन देयर आर बेटर ऑप्शंस आउटसाइड द आर्मी, देन यू डोंट नीड टू गो टू द आर्मी, बिकॉज देन यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। 12वीं करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद सडनली आप बोलोगे कि मैं इंग्लिश में मैं जो है वो सक्षम हो जाऊंगा, तो थोड़ा कष्टदायक है। अगर आपने शुरू से ही आपने सोचा कि मैंने फ़ौज में जाना है, आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, 12वीं का आपने एग्ज़ाम दिया और आप एनडीए का में पास नहीं कर पाए अंग्रेज़ी की वजह से, तो आपके 3 साल हैं। ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हो तो इंग्लिश पे जोर देना शुरू कर दो, ताकि जब आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एंट्री में जब जाते हो तो आपको इंग्लिश का जो वो है ऑब्स्टेकल है वो आप पार कर सको। यही एक सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि पहली बार ऐसा सवाल पूछा गया है ये। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि हिंदी जो है वो इतना जो है, लाइक मैं अभी हिंदी मीडियम से ही हूँ, लेकिन फौज में बात करते 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 इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। एग्जैक्टली सर, मैंने जो देखा है मतलब पर्सनली काफ़ी स्टूडेंट्स पर किया और आप लोगों को पढ़ाया, तो उसमें एक
क्या है ना कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि एसएसबी के अंदर पीपीडीटी लिखना है, हम्म, तो बच्चे जब बात कहते हैं कि इंग्लिश चलो बोलना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब वो सब कि इंग्लिश में हम बात कर पा रहे हैं, अपने मैसेज कन्वे करते, दैट्स इट। हाँ उसमें ग्रामेटिकल बिल्कुल करेक्ट होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ लेते हैं, बट जब उनको लिखने के लिए बात बोलेंगे, जैसे पीपीडीटी की स्टोरी है, उसको लिखने के लिए बोलेंगे कि इसको इंग्लिश में लिखना, सो दे आर अनएबल टू राइट। practice first is you have to start writing it, and the best way is कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर आपने न्यूज़ आपने पढ़ लिया आज की, फिर उसकी समरी बनाइए अपनी लैंग्वेज में। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। when my son wanted to go to Sanawar is a boarding school in near Kasoli, तो उसको इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। 5वीं में जाते हैं बच्चे, 5वीं में वो खड़े होके स्टेज फ्राइट और बाकी चीज़ें होती हैं, तो उसको जो है वही एसएसबी की वजह से फिर उसको मैंने ट्रेनिंग जो दी थी वो यही दी थी कि मैं ऑफिस जब जाता था तो उसको पैराग्राफ दे के जाता था, ये पैराग्राफ आप पढ़ोगे, इसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, और जब मैं आऊँगा तो आप खड़े होके और यहाँ पे बगैर इसको पढ़े मेरे को 2 मिनट का लेक्चर दे के दिखाओगे। महीने भर में वो रोज़ लेक्चर देता था। पहले थोड़ी देर उसको इनिवेशंस होती थी कि मेरी अंग्रेज़ी गलत है, या मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, या मेरा जो टॉपिक गड़बड़ा गया है। लेकिन 15-20 दिन के बाद जो है उसकी फ्लुएंसी आ गई थी, एंड ही क्लियर दैट इंग्लिश वाला एग्ज़ाम वो क्लियर कर गया था। सो इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। स्पीकिंग तो आप शीशे के सामने खड़े होकर आप जो भाषण की प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी आपको। एंड अगर आदमी डरता क्यों है? डरता इसलिए है कि ये सोचता है कि मैं गलत इंग्लिश बोलूँगा तो सामने वाला क्या सोचेगा। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप इंग्लिश ये सोच के बोलिए कि जो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है वो मैंने इसको कम्युनिकेट किया है या नहीं किया है। ये मत सोचिए कि वो आपको असेस कर रहा है इंग्लिश, क्योंकि जो असेस कर रहा है इंग्लिश की, आपकी जो असेसमेंट कर रहा है, वो इंग्लिश असेस नहीं कर रहा, वो आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आप क्या कहना चाह रहे हैं उसको असेस कर रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज असेस ही नहीं कर रहा वो। तो ऐसे कोई बच्चे आएंगे तो आई लव टू इंटरेक्ट विद देम, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट इंग्लिश इज नॉट अ बैरियर, एंड इंग्लिश विल स्टॉप बीइंग अ बैरियर वंस दे कम एंड इंटरेक्ट विद मी। एक और सवाल सर, फोर्सेस एंड स्पेशल फोर्सेस में क्या डिफरेंस है, क्यों स्पेशल फोर्सेस को बनाया? और इसमें एक और सवाल मेरा है, पैरास ऑफ कमांडो और एनर्जी कमांडो, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएट कर क्या मुझे बताएं? One is a boxer and the other is a professional boxer. So what is the difference between a boxer and a professional boxer? A boxer is physically fit guy, boxing के basic rules आते हैं उसको, और जो है वो काम चलाने के लिए सेल्फ डिफेंस कर सकता है, और बेसिकली जो है वो हथियार चला सकता है, बेसिक्स हैं उसके। फिर जो है वो प्रोफेशनल बॉक्सर जो है वो स्पेशल फोर्सेस में है। स्पेशल फोर्सेस आर स्पेशली ट्रेंड फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशंस। मेरीन वाला जो है वो मेरीन ऑपरेशंस ही करेगा। पैरा जो है, पैरा रेजिमेंट्स या पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो पैरा ड्रॉप हो सकते हैं जहाँ भी आपको, जहाँ पे छोड़ना है आपको, तो उसकी स्पेशल आपको वो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसमें कैसे जाते हैं आप? जब आप नॉर्मल फौजी भर्ती होते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये फिज़िकली कितना टफ़ है और मेंटली कितना टफ़ है। मैंने फिज़िकली बहुत टफ़ लोग भी भागते देखे हैं, और मेंटली जो है टफ़ लोगों को लड़ते देखा है, खड़े होकर लड़ते देखा है। तो एंड्योरेंस जो है वो बेसिकली इट इज़ अ एंड्योरेंस टू बी एबल टू टेक फिजिकल टॉर्चर and mental robustness. So if you have these two qualities, then you get selected for say being a paratrooper or a marine commando or a normal commando, NSG में जा सकते हो आप। एक बार आप select हो जाते हो, then you undergo a training and then you get those skills which are required for that specific arm or service or NSG or para commando. Then you get into the special forces. So सिर्फ ट्रेनिंग का फ़र्क है, और इनिशियल आपकी जो आपकी फिज़िकल
फिटनेस और मेंटल रोबस्टनेस वो कितनी अच्छी है। उन्हीं लोगों में से आप सेलेक्ट होके आप उसमें जाते हो एलीट। और उसकी भी एक वो होती है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप एनएसजी में चले गए एक बार तो आप एनएसजी में हमेशा रहेंगे। जब तक आप उस रोल के लिए फिट हैं, जब तक आपकी फिजिकल फिटनेस उस लेवल की, तब तक आप एनएसजी में रहेंगे। उसके बाद फिर आपको दोबारा वापस आपकी जो पेरेंट यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। बेसिकली इट इज़ दोज 10-12 years where you are the best because you're competing against the hardcore criminals, hardcore terrorists, insurgents। उनको आपने टैकल करना है, इसीलिए एक आम आदमी को या एक आम सोल्जर को उनके सामने नहीं डाला जाता। सो प्यारे बच्चों, देखिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर जो है सर ने यहाँ पे बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो गएंगे। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ पर आने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये शो आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छी पर्सनालिटी के साथ, ऐसे एक आप लोगों के सवाल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।